आज के इस वीडियो में जो क्लासेस चलेंगे उस क्लासेस में बहुत सारी चीज़ों की जानकारी एक साथ एकत्रित करके मैं यह वीडियो बनाया जा रहा हूँ। दरअसल हमेशा ये बात दिमाग में गूंजती रहती है। सब लोग कहते हैं कि आज थोड़ा वीकनेस लग रहा है, आज मैं ठीक हूँ। तो आखिर हमारे शरीर के अंदर ऐसा कौन सा प्रोसेस चलता है जिसके कारण से हमको एनर्जी मिलती है और हम अपना वर्क कंप्लीट करते हैं। शुरुआती दौर में जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हमें पढ़ाया जाता है कि फूड गिव्स अस एनर्जी, यानी कि भोजन हमें एनर्जी देती है। ये बात सही है कि भोजन से ही हमको एनर्जी मिलती है, लेकिन जब हम भोजन लेते हैं और उस भोजन को लेने के बाद उस भोजन के साथ हमारे शरीर के अंदर क्या क्या होता है और कहाँ जाकर वह हमें एनर्जी देती है, इस बात पे ही हम आज बात करेंगे। दरअसल ये पूरा एक सिस्टम है जिसे हम 5 टाइप्स में बांट सकते हैं। सबसे पहला इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा एसिमिलेशन और लास्टली एंड पांचवा इजेशन। क्योंकि जो भी हम भोजन लेते हैं, क्या जिस फॉर्म में हम लेते हैं भोजन उसी फॉर्म में क्या हमें एनर्जी देती है? नहीं। हम जिस फॉर्म में भोजन लेते हैं उस फॉर्म में भोजन हमको एनर्जी नहीं देती है। उसको एनर्जी देने के लिए जिस फॉर्म में हम भोजन लेते हैं उस फॉर्म से उसको छोटे छोटे यानी कि माइक्रो फॉर्म्स में बदलना पड़ता है, क्योंकि जो भोजन हम लेते हैं उस भोजन का यूटिलाइजेशन हमारे बॉडी में हमारा सेल करता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि सेल का जो साइज होता है वह माइक्रोस्कोपिक होता है और हम एक रोटी का 4 टुकड़े करके खा लेते हैं। अब बताइए कि एक रोटी में कितने सारे सेल्स आएंगे। इसलिए उस फॉर्म में सेल उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। आखिर हम भोजन लेते हैं तो भोजन हमको क्या देता है? तो भोजन हमको न्यूट्रिशन देता है। न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण, यानी कि भोजन हमारे शरीर को पोषण देता है, न्यूट्रिशन देता है। तो अगर कोई पूछे कि तो फिर न्यूट्रिशन क्या होता है, तो न्यूट्रिशन पूरा प्रोसेस है कि जब से हम भोजन लेते हैं और वह भोजन डाइजेस्ट होकर ब्रेकडाउन होकर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एनर्जी में कन्वर्ट होकर हमें एनर्जी देता है, ये सारा प्रोसेस ही न्यूट्रिशन कहलाता है। अब
न्यूट्रिशन क्यों क्यों और कैसे मिलता है? दरअसल भोजन में ऐसी कौन सी तत्व पाई जाती है जो तत्व हमारे शरीर को न्यूट्रिशन देता है। तो सबसे पहले हम उन तत्वों को दो भागों में बांटेंगे। पहला भाग को हम कहेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा भाग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है पोषक तत्व, यानी कि उस भोजन में कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जिसके कारण से हमारे शरीर को न्यूट्रिशन मिलता है। अब उन न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्वों को हमने दो भाग में बांटा। पहला को हमने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा को हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहा। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? तो कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिसको हमारे शरीर को जरूरत ज़्यादा मात्रा में होती है। तो जिस न्यूट्रिएंट्स की जरूरत हमारे शरीर में अधिक मात्रा में होती है, लार्ज क्वांटिटी में होती है, उसे हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी ज़रूरत हमारे शरीर को स्मॉल क्वांटिटी में होती है, उसे हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जैसे न्यूट्रिएंट्स में आ गए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स और वाटर एंड रफेज। तो न्यूट्रिएंट्स नहीं है बट वाटर एंड रफेज की जरूरत हमारे शरीर में पड़ती है, वो एक्स्ट्रा है। 5 वैसे है: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ये 3 जो न्यूट्रिएंट्स हैं, इसकी हमको अधिक मात्रा में ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए इस तीनों न्यूट्रिएंट्स को हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स हमको इंस्टेंट एनर्जी देती है, प्रोटीन हमारे शरीर को बनाने का काम करती है, यानी कि शरीर में सारा जो फंक्शन बनता है या शरीर का फॉर्मेशन होता है या हमारे शरीर में किसी वुंड्स की हीलिंग के लिए भी प्रोटीन की ज़रूरत होती है। फैट भी हमको एनर्जी देती है और यह जो फैट है वो एनर्जी देती है कार्बोहाइड्रेट की एनर्जी से डबल एनर्जी देती है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब फैट हमको कार्बोहाइड्रेट से डबल एनर्जी देती है तो फिर हमको कार्बोहाइड्रेट्स लेने की क्या ज़रूरत है? हम फैट्स ही ले लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो बात यह है कि फैट इज़ अ स्टोर्ड एनर्जी। ये आपके शरीर में इमरजेंसी एनर्जी भी इसको कहते हैं, इमरजेंसी के लिए स्टोर रहता है। कि जब आपको कई दिनों तक कोई आदमी फास्टिंग करता है, कोई व्यक्ति, और उसे कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता है, वैसे कंडीशंस में जो फैट्स हैं वो ब्रेक डाउन होकर आपको एनर्जी देते हैं, लेकिन फैट आपको इंस्टेंट एनर्जी नहीं दे सकते जितना कि कार्बोहाइड्रेट हमको इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। इसीलिए हमको कार्बोहाइड्रेट्स की भी ज़रूरत पड़ती है, प्रोटीन्स की भी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि बॉडी बनना भी ज़रूरी है, और फैट की भी ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए
ये तीनों की मात्रा अधिक होती है हमारे शरीर में, इसीलिए इसको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और विटामिन एंड मिनरल्स, विटामिन्स हमारे शरीर को रोग निरोधी बनाती है, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाती है, यानी कि हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को इन्हेंस करती है, बढ़ाती है। और मिनरल्स हमारे बॉडी के सारे फंक्शन को प्रॉपर फंक्शन कर सके, इसके लिए रेगुलेट करती है। इसलिए विटामिन्स और मिनरल्स की ज़रूरत हमारे शरीर में स्मॉल क्वांटिटी में पड़ती है, इसीलिए हम विटामिन्स एंड मिनरल्स को हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब चलिए, ये सारी चीज़ें हमने इंजेक्शन के द्वारा इनटेक कर लिया, यानी कि हमने जो दाल, रोटी, सब्जी, भात जो भी हमने खाया, उसमें हमने क्या क्या कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स हमने इनटेक किया। और अपने मुंह से हम जो इनटेक करते हैं उसी को हम इंजेक्शन कहते हैं। इंजेक्शन मतलब अंदर लेना। अब इंजेक्शन के बाद ये प्रोसेस जाता है डाइजेशन में। तो जैसे है हम कोई भी चीज़, कोई भी फूड अपने माउथ के सहारे बॉडी में लेते हैं, तो यह एसोफेगस के द्वारा, जिसे हम फूड पाइप कहते हैं, फूड पाइप के द्वारा यह डायरेक्ट हमारे स्टमक में जाता है। और स्टमक में जो होता है उसमें फूड का पार्शियल डाइजेशन होता है। फूड का पार्शियल डाइजेशन होता है, यानी कि स्टमक में कुछ एसिड्स, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं जो हमारे द्वारा खाए गए भोजन को पेस्ट बनाने का काम करता है। जैसे मिक्सी ग्राइंडर में अगर हम कोई मसाला रखते हैं और मिक्सी ग्राइंडर को चलाते हैं तो वो मिक्सी ग्राइंडर उसका पेस्ट बनाता है। उसी तरह से हमारा स्टमक भी हमारे द्वारा लिए गए भोजन का मिक्सी ग्राइंडर का जैसा काम करता है, यानी कि वो एक पेस्ट बनाता है, जिस पेस्ट को हम कहते हैं काइम। काइम में क्या हो गया कि बहुत सारा एंजाइम्स उसमें मिल गया, जिसमें पेप्सिन मिल गया, रेनिन मिल गया, लाइपेज मिल गया। ये सारे के सारे एंजाइम्स उसमें मिल गए, जो कि हमारे द्वारा खाए गए भोजन में पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करने का काम करेंगे। अब वहाँ से जैसे ही काइम के रूप में हमारा भोजन आगे बढ़ता है, तो जैसे ही स्मॉल पार्ट के ड्यूडेनम में आता है, ड्यूडेनम वह पार्ट है जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन और हमारा स्टमक एक दूसरे से आपस में मिलता है या जुड़ता है। तो जैसे ही ड्यूडेनम में आता है, वहाँ पे एक डक्ट के द्वारा, जिसे हम हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं, इस डक्ट के द्वारा उस काइम के अंदर गॉल ब्लैडर से बाइल जूस और पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस आकर उसमें मिलता है काइम के साथ। उसके बाद वहाँ से वह धीरे धीरे आगे बढ़कर स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए होती है क्योंकि फूड का फुल्ली डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वह स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड को
अधिक से अधिक समय तक रहना पड़ता है, इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई ज़्यादा होती है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का फुल्ली डाइजेशन होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है जो दो काम करता है। एक तो फूड को मूवमेंट में काम करता है, मूवमेंट कराता है। दूसरा, वह मैक्सिमम स्पेस भी प्रोवाइड करता है कि अधिक देर तक फूड वहाँ पर टिक सके, रह सके। और उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम विली कहते हैं। विली में बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं और ये ब्लड वेसल्स के द्वारा ही ब्लड के द्वारा डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। तो एब्जॉर्प्शन को हम कह सकते हैं द डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। अब वहां से ब्लड क्या किया कि डाइजेस्टेड फूड को कैरी कर कर आगे बढ़ा और वह गया सेल के पास। अब सेल के पास ब्लड न्यूट्रिएंट्स को कैरी करके लेके गया और अब ब्लड का काम है, वो क्या किया कि स्मॉल इंटेस्टाइन के विली में न्यूट्रिएंट्स को लोड किया, जिसको हम एब्जॉर्प्शन बोले। अब वो क्या करेगा, सेल में जाकर उस डाइजेस्टेड फूड को अनलोड करेगा, यानी कि द ट्रांसफर ऑफ डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम ब्लड टू द सेल इज कॉल्ड एसिमिलेशन। यानी कि ब्लड से डाइजेस्टेड फूड का सेल में जाना का जो प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस ही एसिमिलेशन कहलाता है। यहाँ पे एसिमिलेशन तक हम लोग आए, हमने सेल में ब्लड को द्वारा हमने भोजन को पहुंचा दिया। अब क्या है कि सारा का सारा फूड अभी भी डाइजेस्ट नहीं हुआ। तो सारा का सारा फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो जो वेस्ट बच गया वह स्मॉल इंटेस्टाइन से सीधे आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम पार्ट में। सीकम पार्ट में कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं जो उस अनडाइजेस्टेड फूड यानी कि वेस्ट फूड से को खाकर हमारे शरीर के लिए विटामिन्स का फॉर्मेशन करते हैं और धीरे धीरे वह अनडाइजेस्टेड फूड या वेस्ट मटेरियल लार्ज इंटेस्टाइन में पेरिस्टालसिस मूवमेंट के सहारे होते हुए हमारे बॉडी के एनस के सहारे बॉडी से बाहर आ जाता है। और अनडाइजेस्टेड फूड यानी कि वेस्ट को बॉडी से बाहर आना थ्रू द एनस, यही कहलाता है इजेशन। और इस प्रोसेस में हमने देखा कि डाइजेशन का स्टार्ट फ्रॉम माउथ हुआ, क्योंकि माउथ में भी सलाइवा में कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं लाइक एमाइलेज, जो फूड में मिक्स हुआ। तो डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ, यानी कि डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से हो गया, माउथ से हो गया, क्योंकि वहीं पे हम लोगों ने फूड को च्यूइंग किया, चबाया। अब माउथ से लेकर एनस तक का जो ट्रैक है, जिसे हम डाइजेस्टिव ट्रैक के नाम से जानते हैं, माउथ टू एनस जो ट्रैक है, माउथ हो गया, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन में लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड एनस, ये जो सारा ट्रैक हुआ, ये ट्रैक ही एलिमेंट्री
कैनाल कहलाता है। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के लिए मैं यहाँ तक इस चीज़ को समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि सेल के अंदर जो डाइजेस्टेड फूड गया, आखिर सेल के अंदर उस फूड के साथ क्या हुआ और उस फूड से कैसे एनर्जी बना और किस फॉर्म में एनर्जी बना, कितना एनर्जी बना, ये सारी इंफॉर्मेशन की जानकारी हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तब तक हमारे साथ बने रहने के लिए और इस तरह का नॉलेजेबल वीडियो रेगुलर पाते रहने के लिए झा सर बायोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपको हमसे अलग कोई ना कर सके। धन्यवाद।